तार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज ओशो कृष्णन मौजूद हैं एंजल वन से। ओशो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजारों में एक अच्छा कमबैक है और कमबैक ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में है बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप और स्ट्रांगली आज पॉइज्ड है, वहां पर ज्यादा अच्छी रफ्तार है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। सबसे पहले देखिए, हमारे मार्केट में अभी भी अगर हम देखें तो अंडरटोन थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव ही दिख रहा है, बिकॉज पिछले 3 दिनों में 24,000 का मार्क को काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहे हैं बेंचमार्क इंडेक्स में। हायर लेवल्स पे देखें तो अभी जो बेयरिश गैप है हायर लेवल्स पे 24,400 से लेके 650 के जोन पे, ये एक हर्डल के तौर पे काम आ सकता है। यहाँ पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी एक पड़ाव है इमीडिएट बेसिस पे। तो अभी आने वाले दिन में हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट करे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इन बिटवीन। तो 24,000 का अगर डिप आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है। एंड हायर लेवल्स पे 24,350 से 450 के जोन में अगर मार्केट जाता है तो वहां पे अपने पोजीशंस को लाइट रखने की सलाह अभी बनते हुए दिखाई दे रही। तो आपको 24,400 के आसपास अगर इंडेक्स जाता है तो थोड़ी सी पोजीशन को लाइट अप कर सकते हैं। ओशो, निफ्टी बैंक, क्योंकि आज वहां पर अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा है कंपेरेटिवली निफ्टी की, बाकी सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए निफ्टी तेजी में है। निफ्टी बैंक के केस में आप कैसे रीड कर रहे हो? निफ्टी बैंक में अभी देखें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जैसा आपने बताया दिखाई दे रहा है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ये काउंटर थोड़ा होवर करते हुए नजर आ रहा है। तो थोड़ा इसमें अभी लैक लस्टर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 49,650 का सपोर्ट है स्पॉट लेवल्स पे, उसके नीचे अगर जाता है तो और बिकवाली देखने को मिल सकती है। बट मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। 650 से 750 का जोन है जो कि एक सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है। एंड हायर लेवल्स पे जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है नियर अबाउट जिसका बेयरिश गैप भी है नियर अबाउट 50,900 के आसपास, वहां एक रेजिस्टेंस है। तो अभी 100 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इन बिटवीन होवर करते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के केस में एक दायरे के अंदर ही भले कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स, ओशो, कहां पर आपकी नजर है? लॉन्ग साइड पर या कोई शॉर्ट कॉल? सबसे पहले 2 लॉन्ग कॉल ही है मेरे पास। सबसे पहला रिकमेंडेशन है मेरा केमिकल स्पेशलिटी काउंटर आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट आया था पिछले हफ्ते, उसके बाद अपने नेकलाइन को रीटेस्ट करते हुए नजर आया। तो आरती इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है। आज नियर अबाउट 4% हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आरती इंडस्ट्री पे बाई का रिकमेंडेशन है, इसे बाई करके चलें। 745-47 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, इस पे बाई की सलाह है। 715 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड शॉर्ट टर्म में 800 और 810 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन है बट हायर लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, आईईएक्स। आईईएक्स में देखें तो पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट आया था, इस वीक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है काउंटर। 193-94 के रेंज में करंटली ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी खरीदने की सलाह बन रही है 183 के स्टॉप लॉस से। एंड आने वाले पोजिशनल बेसिस पे लेट्स से 4 से 5 दिन में हमें नियर अबाउट 210 से 215 के टारगेट्स इसमें देखने को मिल जाए। ओशो, एक आपने क्योंकि बात की केमिकल स्पेस से, तो जुबिलेंट इंग्रेविया को देखिए, ये भी डीआई के आसपास है, इसे कैसे रीड कर रहे हो आप? सी ओवरऑल इस काउंटर में भी काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है एंड उसके बाद काउंटर काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। तो इसमें भी एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हायर लेवल्स को ही सस्टेन करे, वॉल्यूम के साथ ट्रैक्शन आ रही है। तो ओवरऑल केमिकल्स फर्टिलाइजर स्पेस पे अभी भी ट्रैक्शन बरकरार है। मार्केट गिरावट में भी गया है बट यहाँ पे अगर हम देखें तो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो इधर कंसोलिडेट कर रहे हैं या फिर अपने ट्रेंड को फॉलो ही कर रहे हैं। सो जुबिलियंट इंग्रेविया पे भी मेरा रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। 670 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म पे हैं, ऑल्दो 600 से 620 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर डिप आता है तो बिल्कुल बाई करें 670-680 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। 670-680 के टारगेट्स के लिए आप जुबिलेंट इंग्रेविया को भी देख सकते हैं। इनफैक्ट केमिकल स्पेस में एक अच्छी बाइंग आज देखने को मिल रही है। अब जरा मिड कैप इंडेक्स को लेकर आए, किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं? मिड कैप इंडेक्स सो फार आज स्ट्रेंथ के साथ ही कामकाज कर रहा है और डे हाई के आसपास ही बना हुआ है। एक अच्छी खरीदारी ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक आज सबसे ज़्यादा तेजी में आईटी में से, मिड कैप आईटी में से एम्फेसिस, परसिस्टेंट, तानला, ओरेकल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर अच्छी खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ रही है। एफएमसीजी में से वरुण बेवरेजेस आज कमबैक है। मैरिको में खरीदारी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने ऑल टाइम हाई के पास है। जुबिलेंट फूड 600 रुपये के ऊपर आ गया, 2% तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। रियल स्टेट स्पेस से डीबी रियल्टी
3.5% ऊपर, ओबरॉय 3% ऊपर, मैक्रोटेक डेवलपर 3% ऊपर, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर करीब करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। मेटल शेयरों में से वेदांता न्यूज फ्लोज के बीच में खरीदारी है, वेल्सपन कॉप यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, नाल्को 3% ऊपर और सेल करीब करीब 3-3.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस से लुपिन में आज खरीदारी है, 2000 के ऊपर लुपिन निकला इंट्राडे में। अजंता फार्मा, स्ट्राइड्स, नेटको, एल्केम, ये सब शेयर है जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में ऑयल इंडिया 8% ऊपर, कमिंस 7.5% ऊपर, पीवी फिनटेक नंबर्स के बाद 5.5% ऊपर, जीएमआर एयरपोर्ट करीब करीब 5% तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों में ग्लैंड फार्मा नंबर्स का इम्पैक्ट 3-3.25% नीचे, बाटा नंबर्स के बीच 3% नीचे, देवयानी 2.5% नीचे और LIC हाउसिंग फाइनेंस यहां पर भी करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। चलिए, इस बीच दो बड़ी खबरें, दो अहम खबरों इन पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है कि पीएम ने IOA प्रेसिडेंट से कड़े विरोध की अपील की है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में भारत को बड़ा झटका लगा है। रेसलर विनेश फोगाट की अयोग्य घोषित किया गया है और विनेश फोगाट का वजन तय मानक से 100 ग्राम ज़्यादा निकला है। इस मामले में पीएम मोदी ने IOA प्रेसिडेंट PT ऊषा से खास बात की, उन्होंने इस खबर और उन्होंने और ज़्यादा कड़ा विरोध रखने की बात भी की है। इस पर बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी तमाम डिटेल के साथ हमारे साथ मौजूद में हैं। लक्ष्मण जी, ये कुछ ही देर पहले से अपडेट्स होने शुरू हुए हैं। पहले तो एक दुखद मामला कि जहां उम्मीद थी बड़े मेडल आने की, वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन आया, तो अब पीएम की तरफ से भी इसके ऊपर ट्वीट आया है। क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, दरअसल विनेश फोगाट को लेकर के जो उनका अयोग्य घोषित करने के जैसे ही खबरें आई तो पूरा देश एक तरह से सख्ते में आ गया था और ये नाराजगी पूरे देश भर के लोगों में तो है ही। प्रधानमंत्री ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा दुख जताया है। पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा कि विनेश फोगाट में काफ़ी ज़्यादा क्षमता है, लोग उन पर पूरा भरोसा करते हैं, वो काफ़ी गर्व है सब पूरे देश के लिए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने बात की इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट PT ऊषा से और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर देखें कि क्या कर सकती हैं। उन्होंने उस पूरे मामले की जानकारी PT ऊषा से मांगी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर इस बात का कड़ा विरोध जताया जाए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि महज कुछ वजन की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया, इसमें क्या सच्चाई है, इस बात की जांच की जाए। और उन्होंने कहा कि अगर वहां कड़ा विरोध जताना विनेश फोगाट के पक्ष में जाता है तो कड़ा विरोध वहां पर जताया जाए और पूरे मामले की जानकारी दे और साथ ही साथ और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं भारत के पास विनेश फोगाट के मामले में, ये सारे विकल्प तलाशे जाएं। जो भी विकल्प होगा उस विकल्प के भारत सरकार आगे कदम उठाएगी और इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट PT ऊषा से बात करने के बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद मुझे लगता है भारत सरकार की तरफ से भी एक कड़ा विरोध यहां पर जताया जा सकता है। इस बीच 3 बजे संसद में खेल मंत्री इस पूरे मामले पर अपना बयान भी देने वाले हैं। वो बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिर भारत की रणनीति यहां पर कैसी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से कल वहां पर विनेश फोगाट ने जीता और फाइनल में जगह बनाई, उसके बाद उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई थी गोल्ड की, लेकिन उन उम्मीदों पर अब से कुछ ही देर पहले तब पानी फिर गया जब ये कहा गया कि उनका वजन थोड़ा सा बढ़ने की वजह से वो जो है अयोग्य करार दे रही हैं। 50 किलो वजन के वर्ग में ये कुश्ती होना था और ये सारे लोगों के लिए एक बड़ी मायूसी की खबर आई आज सुबह। अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो ये दखल दी है शायद यहाँ से कुछ उम्मीद जगे, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट PT ऊषा से कहा गया है कि अगर ये मददगार साबित होता है तो वहाँ पे कड़ा विरोध जताया जाए इस पूरे मामले को लेकर के और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं इनको मदद करने के लिए सारे विकल्प तलाशे जाएं। तो ये घटनाक्रम कैसे कैसे शेप अप करता है, कैसे कैसे चीज़ें आती हैं, इनके ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी होगी लक्ष्मण जी। लेकिन साथ ही साथ एक और खबर जो कि आपने सबसे पहले बताई थी CNBC आवाज़ पर और उस पर मोहर भी लगी है, वो खबर भी कल शाम को कंफर्म हुई, जरा उसके बारे में डिटेल दीजिए कि प्रॉपर्टी मालिकों को किस तरह से एक राहत मिली है। देखिए, दरअसल अब वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि प्रॉपर्टी के बिक्री पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 2 तरीके से लगेंगे। एक तरीका तो ये होगा कि 20% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, साथ में इंडेक्सेशन का फायदा आपको मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अब ये जो 2 रास्ते हैं उसके लिए कट ऑफ डेट तय किया गया है, वो है बजट पेश होने की तारीख, यानी 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी को जब आप बेचने जाएंगे तो आपको इन दोनों में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। जो आपको अच्छा लगे, जिस पर टैक्स की देनदारी कम बनती हो, आप उस विकल्प को चुन लीजिए, यानी 20% इंडेक्सेशन के साथ या फिर 12.5% बगैर इंडेक्सेशन के। अगर आपने 23 जुलाई 2024 बजट पेश होने की तारीख से
आगे आकर के 23 जुलाई और 23 जुलाई के बाद कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो सिर्फ आपके पास एक विकल्प होगा, वो होगा 12.5% इंडेक्सेशन के बगैर। तो ये एक बड़ी राहत दी है। बड़ी राहत इसलिए दी है क्योंकि बजट में शुरू में जो सरकार ने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक 23 जुलाई 2024 के बाद जो भी प्रॉपर्टी बेची जाती है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होता 12.5% का LTCG बगैर इंडेक्सेशन का, चाहे प्रॉपर्टी आप पहले क्यों ना खरीदे हो। तो अब एक तरीके से कहें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगेगा, आगे की तारीख से टैक्स लगेगा। ये संशोधन का प्रस्ताव है जो आज करीब 4 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री फाइनेंस बिल पर जवाब के दौरान ये संशोधन रखेंगी और लोकसभा से पारित होते ही इसका नोटिफिकेशन आते ही ये अमल में आ जाएगा। तो ये घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की बात है। तो खेल जगत से लेके वित्तीय जगत तक सारी खबरों पर लक्ष्मण जी की नजर है और आप उनको सुन भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये तमाम डिटेल हमें बताने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। फाइनेंस बिल जो अमेंडमेंट किया जाएगा, आज जब पेश किया जाएगा तो उसमें कई सारे अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे। उसमें से एक अमेंडमेंट इस सेक्शन 112 में देखने को मिलेगा और उसमें दोनों तारीखों में बदलाव होने की संभावना है। इंडेक्सेशन बेनिफिट और 20% टैक्स दें या विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट 12.5% टैक्स दें, क्या ये भी ऑप्शन है? और ये जो आपने बताया ये बिल्कुल विकल्प एक है। लक्ष्मण, आज सुबह सुबह आपने एक अपडेट दिया कि वो ग्रैंडफादरिंग की और डिटेल्स सामने निकल कर आएंगे। 2001 की तारीख को सरकार बदल सकती है और ये कह सकते हैं कि जिस दिन बजट पेश हुआ है यानी 23 जुलाई से जो खरीदी गई प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी पे ये नई व्यवस्था लागू होगी। दूसरा विकल्प ये है कि सरकार जिस तरीके से इनकम टैक्स के ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों को बनाकर रखी हुई है, फिलहाल कुछ ऐसे ही व्यवस्था यहां भी कर दे कि दोनों व्यवस्थाएं यहां पे जारी रहेंगी। जो खबर आपको 12 घंटे पहले हमने आपको बताई थी वो खबर पक्की हो गई और सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। ये बात कल लक्ष्मण ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी करी थी, यही होने वाला है और यही हुआ। बाजार के लिए खड़ा है सामने, वो है MPC का आउटकम। नीरज जी मौजूद भी हैं। नीरज जी, क्या उम्मीदें लगाई जाए? कुछ कटौती? ये बिल्कुल बड़ा ट्रिगर नहीं होगा क्योंकि कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं होगा, कोई गाइडेंस में चेंज नहीं होगा, ना ही इन्फ्लेशन या ग्रोथ को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये एक रूटीन पॉलिसी होगी, इसलिए मार्केट को इसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। केवल कमेंट्री सुनने लायक होगी कि बैंकों में जो डिपॉजिट की थोड़ी दिक्कत आ रही है उसको लेकर के क्या बोलते हैं गवर्नर साहब। बाकी कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। तो कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। रेपो रेट 6.5% बरकरार, बैंक रेट 6.75 और CRR वगैरह में कोई बदलाव नहीं होगा। कमेंट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हो गया तो फिर मार्केट की चलवे हो जाएंगी। तो फिर आप RBI MPC नहीं, बाजार पर नजर रखिएगा। लेकिन अभी के लिए हाँ, कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए भी उसके ऊपर आप नजर रखिएगा। एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खिलाड़ियों के अपडेट पर नजर डालते हैं। ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है, सेंसेक्स 120 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक भी 170 अंक ऊपर। यथास्थिति है पिछले 1 से 1.5 घंटे से मार्केट्स की, जो मेंटेन्ड है। ब्रेक पे जाने से पहले अब जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं, किस तरह की सिचुएशन है। मिड वीक में हम खड़े हैं। इस हफ्ते में 3 खिलाड़ी और 2 के रिटर्न सो फार नेगेटिव हैं। प्रदीप होचंदानी करीब 9% के आसपास से पॉजिटिव रिटर्न रख रहे हैं। कपिल जी का रिटर्न रफली -5% के आसपास। प्रशांत का रिटर्न करीब 3.5% के आसपास का नेगेटिव सो फार देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कैसे आए काम काज करता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार आज हम नो योर कंपनी में बातचीत करने वाले हैं। रेमंड के CFO अमित अग्रवाल से एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिली है। और अब इन तमाम इवेंट्स के बाद, डीमर्जर एंड बाकी सब के बाद किस तरह की डिटेल है, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।